अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एन स्पोर्ट्स पल्स। एन स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको जनाब खुश आमदेद कहती हूँ। वैसे आज मेरा मूड नहीं था वीडियो करने का, लेकिन फिर खबरें कुछ इस तरह की आ गई और जो मेरा बेसिकली मूड बनाया, मुझे ये जो वीडियो करने पे मजबूर किया ना, वो किया भाई हमारे बॉबी भाई ने। बॉबी भाई अपने समझे नहीं आप, बाबर आजम ने। भाई ऐसी खबरें आ रही थी बाबर आजम की, आप भी कह रहे होंगे कौन सी खबरें आ गई भाई। ये जो आज का टेस्ट मैच था, वो जो प्रैक्टिस मैच था, वो तो ड्रॉ हो गया, आज के दिन का खेल तो हुआ ही नहीं, तो फिर कौन सी खबरें आ गई। बाबर आजम की एक बड़ी खासियत है, चाहे वो इन फील्ड हो चाहे आउट फील्ड हो, उनकी पीआर इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, बिलीव मी, हमेशा खबरों में रहते हैं वो। सो मैंने कहा कि भाई हर जगह बाबर आजम हो रहा है, कुछ किए बगैर हो रहा है। अगर ये शान मसूद की जगह इन्होंने 200 किए हुए होते तो पता नहीं फिर क्या हो जाता। फिर तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसे वो लग रहा है कि जगह जगह बिल बोर्ड्स वो लगे होते बाबर आजम के। बल्कि जो हमारे सलोन्स और जो पॉलर्स हैं ना, वहाँ पे भी ब्राइडल की पिक्चर्स हटा के, मॉडल्स की पिक्चर हटा के बाबर आजम के लगाई हुई होती कि भाई बाबर आजम ने डबल सेंचुरी कर दी है। तो हमने कहा कि जब इतना बाबर आजम हो रहा है तो हम भी कुछ बात कर लेते हैं हम बाबर आजम पे। सो भाई क्रेडिट तो बाबर आजम को जाता है। तो जितने ये जो बाबर आजम की पीआर वाले हैं या एजेंसी वाले हैं, कि देख लें मैंने कितनी तारीफ़ की है। अगर आपका दिल करे तो कोई हमारा भी क्लिप वगैरह काट दीजिएगा कि इतनी तारीफ़ हो रही है बाबर आजम की हर जगह। सो हमारा भी नाम उनमें लिख दीजिएगा आप। चले खैर, ये तो एक मजाक की बात है, इस पे आगे चल के हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। और जी इसके अलावा हम आज क्या बात करेंगे, विमेंस आईपीएल के जिसका आगाज़ लास्ट ईयर से हुआ। एंड मैं आज ऑक्शन देख रही थी, आज ऑक्शन थी तकरीबन 3 घंटे और 25 मिनट मेरे ख्याल से। मैंने एग्जैक्ट टाइम नोट करके रखा हुआ था कि 3 घंटे और 25 मिनट की ऑक्शन हुई और 165 जो प्लेयर्स हैं वो रजिस्टर्ड थे ऑक्शन के अंदर। और बाज़ कुछ बड़े ज़बरदस्त उसके अंदर नाम आए और जो अमाउंट उनको साइन हुई है, मैं हैरान हो रही थी कि भाई ये जो इंडिया की जो क्रिकेट है, बल्कि ये कहना चाहिए इंडिया की जो वुमेंस क्रिकेट है, ये किस तरफ जा रही है और कितना बूम आ रहा है। जब पैसा आता है, आपका जो लाइफ स्टैंडर्ड है खिलाड़ियों का वो इम्प्रूव होता है। सो इससे आपका जो बोर्ड है वो भी तरक्की करता है और जो क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स हैं वो भी हाई होते हैं, नो डाउट। एक्सपोजर ज़्यादा होता है आपको और एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा अब जब इस तरह से इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेल रही हैं। सो इस हवाले से कुछ बात करेंगे। और जनाब और हम क्या बात करेंगे, और हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका का और जी इंडिया का T20 मैच है। मैंने सोचा था कि उसके बाद वीडियो करेंगे, लेकिन वजह मैंने आपको बता दी कि आज मैं वीडियो क्यों कर रही हूँ। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, न्यूजीलैंड ने फाइनली जनाब बांग्लादेश को हरा दिया। एशिया में उन्होंने टेस्ट सीरीज़ तो नहीं, टेस्ट मैच जीत लिया है। सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई है। इस हवाले से बात करेंगे और वही बात है कि जो बातें याद आती जाएंगी फिर उनको प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। सो जनाब सबसे पहले विमेंस आईपीएल की बात कर लेते हैं। विमेंस से याद आया कि जो पाकिस्तान की विमेंस हैं उन्होंने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज़ है वो जीत ली है। मैच जो है वो बारिश की वजह से हुआ, लेकिन वो DLS मेथड के तहत न्यूजीलैंड ने जीत लिया, लेकिन सीरीज़ पाकिस्तानी विमेंस ने जीत ली है। और इस तरह से ये सीरीज़ जीतने के बाद जो पाकिस्तानी विमेंस हैं वो न्यूजीलैंड में एशिया की पहली टीम बन गई हैं कि जिन्होंने न्यूजीलैंड को जनाब T20 सीरीज़ हराई है उनके घर में। सो ये एक बड़ी अच्छी बात है, जब आप जीतते हैं तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है और ये जो फिर आपका कॉन्फिडेंस होता है आगे कैरी ऑन होता है। और इसके साथ ही जो निदा डार है वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। 141 T20 इंटरनेशनल आज जो मैच खेला गया न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ, उसको मिला के जो उनके 141 मैच हो गए। इससे पहले बिस्मा मारूफ थी जिन्होंने 140 मैच खेले थे। तो जो विमेंस हैं हमारी उन्हें मुबारक हो, आज का मैच नहीं जीत सकी, वाइट वॉश तो नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल सीरीज़ अपने नाम कर ली है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। सो अब विमेंस आईपीएल की बात कर लेते हैं। और विमेंस आईपीएल की बात करें तो इतनी अच्छी अमाउंट से प्लेयर्स को पिक किया गया है। देखिए जब इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं ना, उनको एक बड़ी अमाउंट से पिक करना एक अलग बात होती है। जो मुझे खुशी हुई है ना बेसिकली वो इस चीज़ की हुई कि जो इंडिया का अपना टैलेंट है, जो उनकी अपनी लड़कियां हैं, उनको बड़ी अच्छी प्राइस मनी पे पिक किया गया है। और ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स को बिल्कुल अलग अलग डील किया जा रहा है। एक तरीके से जिसमें जितना टैलेंट है
इस हिसाब से उसको पिक किया गया है। बोली लगी है का लफ्ज़ थोड़ा सा बड़ा ऑर्डिनरी सा हो जाता है, तो हम कहेंगे उस हिसाब से उसको पिक किया गया है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की एक प्लेयर हैं जो कि हैं एनाबेल शटरलैंड। इनको जनाब 30 लाख रुपए से शुरू हुई इनकी जो ऑप्शन थी और 2 करोड़ रुपए पे गई। क्या बात है भाई। और मज़े की बात ये है कि जो दूसरी प्लेयर हैं कि जिनको 2 करोड़ रुपए का पिक किया गया है, ये इंडिया की प्लेयर हैं और ये हैं जनाब काशिफ गौतम करके मेरे ख्याल से इनका नाम है, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ तो। ये अंडर 19 का मेरे ख्याल से T20 वर्ल्ड कप था, वो भी इन्होंने खेला है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और बड़ी अच्छी प्लेयर हैं। इनको भी जनाब 2 करोड़ रुपए का पिक किया गया गुजरात वॉरियर्स ने। और जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं इससे पहले एनाबेल, उनको जनाब दिल्ली कैपिटल्स ने पिक किया 2 करोड़ रुपए का। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आती हैं वो भी इंडियन प्लेयर हैं और मज़े की बात यह है कि वो इमर्जिंग कैटेगरी की बेसिकली प्लेयर थी और कर्नाटका से मेरे ख्याल से उनका ताल्लुक़ है और बड़ा अच्छा उनको क्या नाम है, पहले नाम शामिल कर लेते हैं जी। वरिंदा दिनेश, जिनको 1.30 करोड़ का यूपी वॉरियर ने पिक किया है। और जो केशव गौतम है इनको जनाब गुजरात जायंट्स ने पिक किया है। और फिर उसके बाद आ जाती हैं शबनम इस्माइल जो कि साउथ अफ्रीका की हैं और बड़ी अच्छी ये क्रिकेटर हैं, इनकी स्पीड बड़ी ज़बरदस्त है और मुझे बड़ी पसंद है। जब मैंने इनको खेलते हुए देखा था तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। इनको 1.20 का पिक किया है मुंबई इंडियंस ने। और उसके बाद मैं एक नाम देख रही थी क्योंकि नाम तो काफ़ी ज़्यादा है, ऑफ कोर्स 2 करोड़ से लेके 30 लाख, 40 लाख, 10 लाख, हर तरह की अमाउंट के खिलाड़ी हैं कि जिनको पिक किया गया है। इसमें एक नाम है इंग्लैंड की एक प्लेयर हैं दानी वाइट करके उनका मेरे ख्याल से नाम है कुछ, ये ना कोहली की बड़ी फ़ैन है। सो इनको 30 लाख रुपए का पिक किया है और इनको पिक किया है मेरे ख्याल से, मुझे फ्रेंचाइज याद नहीं आ रही है, दिल्ली या मुंबई इंडियंस, खैर जो भी है, बहरहाल 30 लाख रुपए का इनको पिक किया गया है। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इतनी ज़्यादा अमाउंट पे की जा रही है मेंस आईपीएल के मुकाबले में, तो कहाँ आप देखें ना 15 करोड़ 10 लोग 10 करोड़ 8 करोड़, उसके मुकाबले में तो ये कम है। लेकिन फिर भी जिस तरह से इसको स्टार्ट किया गया है, जिस तरह से प्रॉपर वे में ऑक्शन हुई है और जिस तरह से खिलाड़ियों ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया, सो इट्स मार्वलस। इससे इंडिया की क्रिकेट को बहुत फ़ायदा होगा, ख़ासतौर पर जो उनकी इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो ना सिर्फ सीखेंगी, आप देखें जब पैसा आता है ना किसी चीज़ के अंदर, प्लेयर्स खुद ब खुद मोटिवेट होते हैं। आई डू रिमेंबर मोहसिन हसन खान साहब के साथ आई एम वेरी ऑनर्ड भाई कि वो पाकिस्तान के बड़े लेजेंड है और मैंने उनके साथ स्क्रीन शेयर की हुई है। सो उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया कि आई थिंक 1980s की बात है कि कार्डदार हुआ करते थे, पीसीबी के अंदर वो आए थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये किया कि उस वक्त जो थे ना प्लेयर्स को इतना पे नहीं किया जाता था। सो जो पेरेंट्स थे प्लेयर के वो डिस्करेज करते थे उन्हें कि भाई किताबें उठाओ पढ़ो, ये बल्ला उठा के क्या फ़ायदा होगा। सो वो फिर ये जो अब हम देखते हैं डोमेस्टिक का, और फिर हमने देखा कि क्लब लेवल पर क्रिकेट हुई, प्लेयर्स को पे करना शुरू हुआ, यूबीएल की टीम बनी, नेशनल बैंक की टीम बनी और जब प्लेयर्स को पैसे अच्छे मिले तो उससे पाकिस्तान में उस वक्त के हिसाब से फिर बड़ा अच्छा टैलेंट आया और जो लड़के हैं वो इनकरेज हुए। सो ये इस तरह के स्टेप लेना बेहद ज़रूरी होता है अगर आपको अपनी यूथ को आगे लेके आना है, उनको इनकरेज करना है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रेड एंड बटर सबसे पहले ये होता है, शौक़ और महारत, स्किल्स, ये सब बाद में होती हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया। और इंडिया की जो वुमेंस टीम है और ये जो वुमेन आईपीएल हो रहा है, लास्ट ईयर तो मैंने फॉलो नहीं किया था भाई बिल्कुल, लेकिन इस दफ़ा मेरा मूड है कि मैं वुमेंस आईपीएल को पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश करूँगी। सो जनाब अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के टेस्ट मैच की। वो टेस्ट मैच, एक टेस्ट मैच तो बांग्लादेश ने पहले जीत लिया और जो दूसरा टेस्ट मैच है उसमें जो कि हमें लग रहा था कि ये तो भाई बांग्लादेश आसानी से जीत लेगा, लेकिन न्यूजीलैंड ने फाइनली जीत लिया। और अगर हम दूसरे टेस्ट मैच की बात करें जो कि मीरपुर में खेला गया,
इसमें बारिश की वजह से 1.5 डेज आया हो गया था वैसे ही, और फिर उसके बाद जो पिच है वो कोई इतनी आसान नहीं, काफ़ी मुश्किल पिच। और बांग्लादेश का वैसे ही पता है, घर के शेर हैं वो, टाइगर्स हैं लेकिन घर के टाइगर हैं वो, घर में हर एक को वो हरा देते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया विजिट करे चाहे न्यूजीलैंड विजिट करे, हर किसी को हरा देते हैं। इंडिया को हरा दिया था। सो ऐसा ही हुआ कि मुश्किल पिच बनाई गई, और मैं समझती हूँ कि ठीक है, अगर कोई अपना होम एडवांटेज यूज़ कर रहा है तो सही है भाई। हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच भूल गए, वो जो ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्सिंग पिचेस बनाई थी कि 1.5 दिन में 2 दिन में मैच ख़त्म हो गया था। सो इसकी हम बात करें अगर इस मैच की, तो जो पहले बैटिंग करते हुए जो बांग्लादेश है उन्होंने मेरे ख्याल से 172 बनाए थे, फिर उसके बाद 180 बनाए न्यूजीलैंड ने, और 8 रन की लीड हासिल की। वो जो 8 रन की लीड थी ना, उसके बाद फिर जब बांग्लादेश ने अगेन 144 बनाए तो 136 का टारगेट मिला न्यूजीलैंड को। अब कहने को तो कोई कहे भाई सिर्फ 136 रन ही तो हैं, लेकिन जिस तरह की कंडीशन थी, जिस तरह की पिच थी, उसके हिसाब से वो किसी तौर भी 236 से टारगेट कम नहीं था। और ऊपर से जब आपकी शुरू में 3 विकेटें भी गिर गई थी, डेविन कॉनवे और जो खिलाड़ी हैं, एक कोई 5वें ओवर में, कोई 10वें ओवर में, एक 15वें ओवर में, इस तरह से आगे पीछे आउट हो गए। सो मैंने कहा भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फाइनली जनाब जो न्यूजीलैंड है उन्होंने फिर कर दिखाया और ये मैच जो है वो जीत लिया। न्यूजीलैंड का कॉन्फिडेंस तो बूस्टअप होगा इससे, लेकिन इसके साथ साथ जो अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का टेबल देखें, पाकिस्तान सबसे ऊपर है, 2 टेस्ट मैच श्रीलंका से जीते थे। अब आगे बड़ी मुश्किल कहानी आ रही है वैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फिर उसके बाद इंडिया आ जाता है, 1 टेस्ट मैच जीता, 1 ड्रॉ किया था। फिर जनाब उसके बाद फिर न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, क्योंकि 1-1 मैच दोनों ने जीत लिया है। सो आगे देखते हैं कि न्यूजीलैंड की क्या कहानी बनती है, क्योंकि सफ़र न्यूजीलैंड का इस WTC का जो साइकिल है उसका आसान नहीं होने वाला, क्योंकि साउथ अफ्रीका से खेलना है, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया इनके घर आएगी मेरे ख्याल से 8 साल बाद खेलने के लिए, फिर न्यूजीलैंड ने इंडिया से खेलना है, श्रीलंका से खेलना है। तो ये जो साउथ अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से के जो मैचेस हैं ना, ये आसान नहीं होंगे। फिर इंडिया तो ऑफ कोर्स एक टेस्ट मैच की बड़ी अच्छी टीम है। तो देखते हैं कि क्या होता है इस दफ़ा, हम किन 2 टीमों के दरमियान फाइनल देखते हैं टेस्ट चैम्पियनशिप का। वेल जनाब, टेस्ट चैम्पियनशिप की बात हो रही है, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की, तो पाकिस्तान का जो प्रैक्टिस मैच था उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज जो मौसम है काफ़ी ख़राब हो गया था। कोई तूफ़ान वगैरह आ गया, बारिश वगैरह शुरू हो गई, हमने सुना है भाई। तो फिर ये म्यूचुअली फ़ैसला किया गया कि इससे बजाय कि ये इंजरीज़ हों, शान मसूद ने खुद विज़िट किया प्ले ग्राउंड का, और फिर ये फैसला किया गया फील्ड को देखने के बाद कि भाई ये हम मैच आज नहीं खेलते हैं। सो नहीं खेला गया, लेकिन इससे पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेज हुआ कि एक दफ़ा और जो बैटिंग का चांस मिलना था ना, वो पाकिस्तान को नहीं मिल सकेगा। वरना इमाम के भी हम जौहर दोबारा से देख लेते और खिलाड़ियों को अपने आप को चैलेंज करने का टाइम मिलता, शान मसूद को दोबारा से मिलता, बाबर और जो सरफराज हैं या सऊद शकील जो लास्ट मैच में नहीं परफॉर्म कर सके थे, उनके पास चांस था, वो कुछ ना कुछ करते, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो पर्थ के पहले टेस्ट मैच से पहले रीगेन करते। लेकिन बहरहाल अब तो ऐसा नहीं हो सका, और जो इब्रार हैं वो फाइनली पहले टेस्ट मैच से रूल आउट हो गए हैं। जो MRI हुई है उसमें निकल आया उनको जी लेफ्ट फुट में। सो इस वजह से उनको ये बात तो कह रहे थे कि टेस्ट सीरीज से ही वो रूल आउट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, कोई इतनी बड़ी इंजरी नहीं हुई है उन्हें। सो इस वजह से फैसला ये हो रहा था कि या तो जाहिद महमूद को बुलाया जाएगा जो लेग स्पिनर है, या फिर साजिद खान को बुलाया जाएगा। तो साजिद खान को परवाना मिला और अब वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन पहला टेस्ट मैच पर्थ में है और तब तक उनका पहुंचना मुश्किल है। अगर पहुंच जाएंगे तो खेलेंगे, वरना फिर कौन खेलेगा? ऑफ कोर्स नोमान अली खेलेंगे। अच्छा, यहाँ पे जब अनफिट हुए इब्रार, सो बात हो रही थी कि किसको खिलाया जाए, किसको ना खिलाया जाए। तो कुछ नाम आए, जैसे कि साजिद खान का आया और उस्मान कादिर एक बड़ी अच्छी ऑप्शन हो सकते थे। बाज़ लोगों ने कहा कि उसामा मीर पहले से ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, या शादाब खान, उन्हें कॉल कर ली जाए। तो शादाब खान ने लास्ट टाइम 2020 में खेला था, उसामा मीर भी बस वो क्या है ना, बस थोड़ी सी उन्होंने लॉन्ग फॉर्मेट खेला है, उसके बाद वो भी लीग्स में मसरूफ़ हो चुके हैं, उनके पास भी कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सो एक जो नाम आया वो भट्टी करके एक बॉलर है, मैं देख के उनका नाम मेंशन करूँगी।
ही ये आगे अगर हम अभी इस डोमेस्टिक सीज़न की बात करें तो ही वॉज डैम गुड। सबसे ज़्यादा अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, बड़े अच्छे लेग स्पिनर हैं, 35 उनकी एज है और अभी तक वो बंदा बेचारा घिसाई करने वो लगा हुआ है डोमेस्टिक के अंदर, फर्स्ट क्लास में, T20 के अंदर, लिस्ट ए के अंदर, लेकिन नहीं खिलाया गया भाई। आप मुझे समझ नहीं आती है इस तरह के लड़कों को क्यों नहीं खिलाया जाता है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर वो डिसार्ट होके यूएस से नहीं जाएंगे या इंटरनेशनल लीग खेलने के लिए नहीं जाएंगे, यूएई नहीं जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे। मैंने पहले कहा ना कि ब्रेड एंड बटर तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है आपकी, शौक तो बाद में आते हैं आपके। तो पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा, ये जो नाइंसाफियाँ हैं और हठधर्मियाँ हैं, ये सिलसिला कौन कौन भुगतता रहेगा। मुझे उस लड़के को देख के बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि मैंने उन्हें खेलते हुए भी देखा था और तब मैंने सोचा था पता नहीं इनका डेब्यू नहीं हुआ। और जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रही थी क्रिकेट इन्फो पर, जब मैंने वहाँ पे उनका नाम पढ़ा तो वो जो मेरा अफसोस था वो मज़ीद गहरा हो गया कि देखिए हमारे यहाँ किस तरह से ज़ाया किया जाता है। जाहिद महमूद की बात करें तो इतनी अच्छी उनकी एवरेज थी, यानी कि जब उनकी एवरेज अच्छी थी तब आपने उन्हें खिलाया नहीं, और जब आप उन्हें टीम के साथ घुमाते रहे और जब वो जो बेचारा उसकी फॉर्म वैसी नहीं रही, पता नहीं 40-45 की एवरेज हो गई, तो आपने उनको डेब्यू करवा दिया, और वो भी उन विकेट्स के ऊपर जो कि बाबर आजम ने अपनी सेंचुरीज के लिए बनाई थी, जो डर के आपने बनाई हुई थी इंग्लैंड में होम में। सो उस पर आपने वो जो क्या कहते हैं ना बॉलिंग ग्रेवयार्ड जो था बॉलर्स के लिए, वहाँ पे उनका डेब्यू करवा दिया आपने। 2 मैच उन्होंने खेले और वो सबसे ज़्यादा महंगे बॉलर बन गए जनाब। वो टेस्ट की तारीख में इस तरह का कोई रिकॉर्ड बना दिया था, पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है। आपने बिल्कुल उसको डीमोटिवेट कर दिया उल्टा। तो इस तरह की पता नहीं ये हरकतें कब तक होती रहेंगी। अब हम वो बाज़ लोग इब्रार को कह रहे थे कि भाई ये जो इब्रार हैं इसको शान मसूद की वजह से, अच्छा अगर वो अनफिट हो गए इब्रार तो वो शान मसूद की वजह से हो गए। वो तब किसी को अफसोस नहीं हुआ था कि जब बाबर आजम ने उनको इंग्लैंड में मिस्ट्री स्पिनर से मिस्त्री स्पिनर बना दिया था, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। और अब जब वो लड़का वैसे ही फ्रेश आया, उसने कोई डोमेस्टिक भी नहीं खेला हुआ था, और ये मैच तो खेलना उनका ज़रूरी था क्योंकि फॉर्म में आना, आपके मसल्स को दोबारा से और वो प्रेशर एब्जॉर्ब करना, वो अच्छी बात है कि ये प्रैक्टिस मैच खिलाया। अब उसमें वो अनफिट हो गए तो वो भी शान के सर पे डाल दो, सब कुछ शान के सर पे हो जाए। बस वो जो 201 रन उन्होंने बनाए हैं ना, उस पर सारे खामोश है, वो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जो बाबर आजम की मैं बात करना चाह रही थी साथ ही वो भी कर लेते हैं। चलें जी, अब बात कर लेते हैं फिर अब हम अपने बोवी भाई की। नहीं समझे आप बाबर आजम की अपने। सो जब हम अपने बाबर आजम की बात करते हैं जो कि हमारे फॉर्मर कैप्टन थे और उनसे कैप्टनसी 4 साल के बाद हालांकि जो कैप्टनसी है वो चेंज हुई और वो भी उनको कहा गया कि भाई टेस्ट में कैप्टनसी आप करो। वो और बात है कि उन्होंने कहा मज़ीद बुराई मैं क्या लूँ, ये सीरीज़ तो हार ही जानी है। सो उन्होंने खुद से क्विट कर दिया और उसके बाद शान मसूद आए और ब्रेवरी दिखाई। यहाँ पे शान मसूद की तारीफ बनती है क्योंकि उनको पता था क्या रिजल्ट आने हैं इस सीरीज़ के। अगर आप देखें ना 80, 20, 30 के चांसेस है पाकिस्तान के जीतने के। 80 हैं ऑस्ट्रेलिया के, 82, 70 और 30 और 20 पाकिस्तान के हैं। भाई ये जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच है, मैंने पहले भी लास्ट प्रोग्राम में कहा था, यहाँ पे तो बड़े बड़े भाई कैप्टन वसीम अकरम, वकार यूनस, इंजमाम उल हक, अजहर अली, बाबर आजम, कोई भी नहीं जिता सका ना। तो अब शान मसूद ने क्या कर लेना है। और वैसे भी वो तो थे भी सारे एक्सपीरियंस, ये तो लड़के भी सारे यंग हैं। सो बाबर आजम की हम बात करें तो बाबर आजम ने वैसे तो 40 रन किए हैं, लेकिन उनकी पीआर कोई एक्टिव है भाई। मैं सलाम करती हूँ बाबर आजम की पीआर को। ऐसी पीआर क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की होगी जैसी उनकी है। मतलब मैं खबरें सर्कुलेट हो रही थी, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे, जगह जगह फेसबुक पे, और मैं देख रही थी कि वो किस तरह से जनाब जो मेरे ख्याल से गुरबाज हैं अफगानिस्तान के, वो बाबर आजम की तारीफ़ कर रहे थे। रेजिलियंस दिखाई है, कहाँ पे दिखाई है भाई, हमें भी बता दें, हम भी ढूंढ लें वहाँ पे जाके बाबर आजम की रेजिलियंस। उसके बाद जनाब कोई नेशनल T20 में खिलाड़ी हैं कोई, उन्होंने जनाब सेंचुरी कर दी। अब उन्होंने ख्वाहिश का क्या इजहार किया, क्या खबर प्रमोट हो रही है, अब आई डोंट नो, मैंने खुद तो सुना नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि उन्होंने कहा है कि मैं बाबर आजम की कप्तानी में खेलना चाहता हूँ। यानी पाकिस्तान से खेलने की ख्वाहिश नहीं है उस बंदे की, उनकी ख्वाहिश है कि बाबर आजम की कैप्टनसी में खेल लूँ। यानी हद हो गई है। जगह जगह पता नहीं कोई ऐसी खबर नहीं है
कि जो भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अगर कुछ हो रहा है ना अच्छा, तो वो बाबर आजम कर रहे हैं, और इस वक्त जो भी बुरा हो रहा है ना, एक वो जो जेल में बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं और एक शान मसूद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। और बाबर आजम जो हैं या जो उनके एजेंट्स हैं, उनको मेरे ख्याल से ख़ासतौर पर बाबर आजम को खुद चाहिए कि वो उन्हें कहें कि भाई बस कर दो, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब वो ओवर होना शुरू हो जाती है ना, तो पता चलना शुरू हो जाता है। तो क्यों ना आप अपनी परफॉर्मेंस से दिखाएं, क्यों ना आप अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बातों में आएँ, बजाय ये कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने बॉलिंग करवा दी तो वो खबरें चल रही हैं जी बाबर आजम ने बॉलिंग करनी शुरू कर दी, और जी 40 वो अच्छा वो क्रीज पे आए तो बाकायदा ट्वीट्स चल रही थी, मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे, फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप पे, कि हियर द किंग हैज़ कम इन द ग्राउंड, और वो जो किंग है वो 40 रन बना के वापस चले गए अपनी डेन के अंदर, केव के अंदर, जहाँ पे भी शेर रहा करते हैं। तो वो जो किंग थे, लॉयन किंग, वो वापस चले गए। तो प्लीज़ नाउ इट्स द राइट टाइम कि बाबर आजम को खेलने दें और उनको अपनी परफॉर्मेंस से अपने आप को मनवाने दें, बजाय ये कि ये जो फेक और झूठी PR है ना, इसका सिलसिला बंद होना चाहिए। और जो एजेंट्स हैं या जो बाबर आजम का की ये जो PR जो भी ये चला रहा है, उनको सोचने की ज़रूरत है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, लेट हिज परफॉर्मेंस मेक नॉइस, बजाय ये कि आप लोग खुद ही शोर मचाते रहें। सो जी ये तो है कुछ पाकिस्तान के हवाले से खबरें। अच्छा ये खबर मैं बता दूं कि इब्रार की जगह साजिद खान आ रहेंगे, तो मैंने बता दिया आपको कि जी साजिद खान आएंगे और देखते हैं वो खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। और जो अगर हम फास्ट बॉलर्स की, पेसर्स की बात करें, सो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जनाब मोहम्मद वसीम जूनियर को भी खिलाया जा सकता है या खुर्रम शहजाद को भी खिलाया जा सकता है। तो देखते हैं जो 4 पेसर्स हैं, क्योंकि हसन अली, शाहिन शाह अफरीदी और मीर हमजा तो खेलेंगे, तो जो दूसरे जो शामिल होंगे वो कौन से पेसर्स शामिल होते हैं, ये जब पर्थ में टेस्ट मैच होगा तो हम देखेंगे। अब आप देखें, इसीलिए हारिस रऊफ को कहा था कि भाई खेल लो आके, लेकिन एक मैं वर्ड यूज़ करूँगी जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा बिलो द बेल्ट है, लेकिन ही डिज़र्व, लेकिन बेशर्मी की ना इंतहा है। BBL खेल रहा बंदा वहाँ पे जाके। अब ऑस्ट्रेलिया की गर्मी से कोई मसला नहीं हो रहा कि बड़ा हीट होती है, मैं अनफिट हो जाऊँगा। अब उनको वहाँ पे जो गर्मी है, वो तमाम डॉलर्स की जो ताज़ा खुशबू है ना, सब अब वो ख़त्म हो गई है गर्मी वहाँ पे। यानी आप अपनी टेस्ट ड्यूटी छोड़ के, जबकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको एक मुख्तलिफ तरह का कंपटीशन मिलता है, चैलेंज मिलता है, ऐसे में जब आपको बिल्कुल आपकी मर्ज़ी से एक क्या कहते हैं ना, प्लेट में सजा के आपको दिया गया कि भाई जितना खाना है खा लो, बाकी बाद में खा लेना, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं भाई मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं तो बाहर ही जाके डिनर करूँगा। सो अगर वो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए खेल जाते तो क्या था। अब देखिए ना आपके पास, आप क्योंकि अगर हम हारिस रऊफ की बात कर लें, उनको खेलने का एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में। अगर कहीं और ये टेस्ट हो रहा होता ना, तो उनको कहा भी नहीं जाता। कहा इसलिए गया कि ऑस्ट्रेलिया में खेलना था, यहाँ पे आपको एक टफ कंपटीशन होता है, फिर वैसे ही आपके शोल्डर्स पे बर्डन है कि अभी तक आप जीते नहीं हो, और पेसर्स चाहिए थे। तो ऐसे के अंदर हारिस रऊफ को कॉल की गई, लेकिन बहरहाल भाई BBL जिंदाबाद और डॉलर जिंदाबाद। और जनाब जो नेशनल साइड है, चाहे इंडिया की है चाहे पाकिस्तान की है, ये जहाँ पर मसरूफ़ हैं, बांग्लादेश की हैं, मैदान के अंदर अपनी नेशनल ड्यूटीज़ निभाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, और बांग्लादेश की अभी सीरीज़ ख़त्म हुई है न्यूजीलैंड से टेस्ट। सो वहाँ पर जो अंडर 19 टीम्स हैं वो एशिया कप भी खेल रही हैं। उस हवाले से मैंने सोचा था प्रोग्राम में थोड़ा तफसील से बात करेंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम लंबा हो गया है, तो इसको यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। वैसे पाकिस्तान वर्सेस जो इंडिया का मैच है, ये जब अंडर 19 का होगा तो देखेंगे क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो इस वजह से कि फील्डिंग बेहद अच्छी होना ज़रूरी है, और पाकिस्तान की अंडर 19 की टीम की मैं बात करूँ तो फील्डिंग उस लेवल की नहीं है, और उस तरह का प्रेशर एब्जॉर्ब मुझे नहीं होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि नेपाल की टीम और इंडिया की टीम बिल्कुल 2 मुख्तलिफ साइड्स होंगी। जब मैंने मैच देखा था नेपाल के खिलाफ, नो डाउट बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस सामने आई थी। ज़ीशान ने 6 खिलाड़ी आउट किए,
और जो नसीम शाह के भाई हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, सारे ही बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन ये जो ओवर थ्रोज और फील्डिंग के लैप्सेस जब मैच शुरू हुआ वो ही मिस फील्डिंग से शुरू हुआ था। सो इस पर काबू पाने की ज़रूरत है पाकिस्तान की अंडर-19 टीम को। बहरहाल जनाब हमारी जानिब से बेस्ट ऑफ लक है, अल्लाह करे कि आप जीते और जनाब ये जो एशिया कप है अंडर-19 का ये आप जीत के आएँ पहली दफ़ा, क्योंकि जो इसके कोच हैं वो मोहम्मद यूसुफ हैं। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो हम बताते हैं आपको कि पाकिस्तान ने जो अपना सबसे पहला एशिया कप जीता था उसमें मोहम्मद यूसुफ टीम का हिस्सा थे, और उनका कहना है कि जब मैं टीम का हिस्सा था तब हमने पहली दफ़ा एशिया कप जीता था। अब मैं कोचिंग कर रहा हूँ अंडर-19 की और इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि हम अंडर-19 का भी एशिया कप जीतें। तो जी बेस्ट ऑफ लक है, और ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अब आपसे होगी कल मुलाकात। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप जी बिल्कुल आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।